आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टेस्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें 75 क्वेश्चन हमारे होंगे। और ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। और चूंकि अब तक हम लोगों ने जो है लीगल एप्टीट्यूड का लगभग सारा टॉपिक पढ़ लिया है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत है या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कब्जे का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, यानी कि कब्जा यानी कि हड़पना। ठीक है, तो इसमें कौन से ऐसे हैं विधि शास्त्र हैं जिनका संबंध क्या है, कब्जे के सिद्धांत से नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। फ्रीडमैन जो है कब्जे के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किए हैं। अगला है नरसैंगिक विधि। निम्नलिखित में से किसने नरसैंगिक विधि का विचार प्रकट किया था। तो ग्रीक विचारधारा से जो है नरसैंगिक विधि की विचार आई थी। ठीक है ना, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि विधि शास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही ए आंसर सही हो जाएगा। फ्रेडरिक वॉन सैविनी को माना जाता है विधि शास्त्र का प्रवर्तक। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ सामाजिक समकेता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। सामाजिक समकेता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा है, तो ड्यूगिट के साथ जो है सामाजिक समकेता का सिद्धांत जुड़ा है, ड्यूगिट के साथ। ठीक है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला सॉरी डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचारधारा की कतिपय निरपेक्ष है, निम्नलिखित में किसने इसे समर्थित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। ऑस्टिन ने क्या किया है, कतिपय निरपेक्ष है इस विचारधारा को समर्थित किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विधिक व्यक्ति है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का संघ, दोनों उपयुक्त में कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रपति और भारत का संघ दोनों ही क्या हैं, दोनों ही जो हैं वो क्या हैं, एक विधिक व्यक्ति है। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का तत्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, हेतु जो है वो क्या है, अपराध का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मामला संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त, क्वेश्चन क्या है, कौन सा मामला संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। तो संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से जो संबंधित है वो हो जाएगा बी आंसर हमारा सही, महबूब शाह बनाम एम्परर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, महबूब शाह बनाम एम्परर। यहाँ पे बी जो है वो क्या है, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविदा अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय संविदा अधिनियम आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो संविदा अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ कब आया था भारत में, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में लाया गया था भारत में। सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी संविदा करने की क्षमता से संबंधित है, यानी कि संविदा के लिए कौन से सेक्शन में जो है संविदा के लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है, यानी कि धारक उसके बताया गया है, यानी कि संविदा के लिए क्षमताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा, धारा सी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट की क्षमताएं बताई गई हैं। ठीक है ना, सी आंसर से हो जाएगा। अगला है, समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित करने का विज्ञापन है। ठीक है, कौन सा निविदा विज्ञापन आमंत्रित करने के लिए दिया जाता है, एक प्रस्थापना या फिर प्रस्थापना के लिए आमंत्रण। तो प्रस्थापना के लिए दिया गया आमंत्रण क्या होता है, समाचार पत्र में निवेदित आमंत्रित पत्र होता है। जैसा कि आप विज्ञापन वगैरह देखेंगे तो वहां पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, निवेदित आमंत्रण। ठीक है ना, तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं वो पेपर में निकलते रहते हैं। ठीक, तो प्रस्थापना के लिए आमंत्रण। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार क्या होता है, यानी कि स्वेच्छा से यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है तो उसको वह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। ठीक है, स्वेच्छा से अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि प्रेशर के द्वारा यदि किसी को आप
कोई बहका के कर रहा है या किसी पे किसी प्रकार का प्रेशर बना के कर रहा है, तो इस प्रकार का किया गया करार क्या होगा, या तो शून्य होगा या शून्यकरण होगा। ठीक है ना, तो हर मामले में ये करार क्या होगा, शून्य होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि निम्नांकित में संविदा सदृश बाह्यताओं का संस्थापक कौन समझा जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। लॉर्ड मेंसफील्ड को क्या समझा जाता है, संविदा सदृश बाह्यताओं का संस्थापक समझा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान में किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी, यानी कि 10वीं संविधान की जो अनुसूची है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या की गई थी, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो लब्ध प्रतिष्ठित विधिवेत्ता है, निम्नलिखित न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्ह है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय का कोई लेक्चरर है तो उसके पास विधि शास्त्र का लेक्चरर है तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि वो जो है किसी न्यायालय का न्यायाधीश हो सके। तो वो अगर किसी विश्वविद्यालय में लेक्चरर है तो वो किस न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। क्वेश्चन ये है कि यदि विश्वविद्यालय में कोई लेक्चरर है तो वो किस न्यायालय की न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त हो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अंतरराष्ट्रीय विधि केवल सौजन्य सत्ता के वश ही विधि कही जा सकती है, यानी कि सौजन्य सत्ता के वजह से ही इसे विधि कहा जा सकता है। तो ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हॉलैंड। ये किसने कहा था, ठीक है ना, तो हॉलैंड ने कहा था। यहाँ पे सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो अगर आप पिछला क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब तक मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उन सारे क्वेश्चन को कंडक्ट किया है, पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके से मैं आपको जो है 3 से 4 सेट और कराऊंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से गेस्ट पेपर वगैरह मिला है, बस कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के पेपर एनालाइज करने के बाद मुझे जो लगा कि सही तरीके से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहीं से आते हैं। तो आप चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नांकित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का अंग मुझे पढ़ाना भी आप लोगों को, अभी मैं इसे पढ़ा नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, मानव अधिकार आयोग जो है क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की मूल सदस्यता संख्या कितनी है, यानी कि उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें कुल 18 सदस्य हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है द कॉन्सेटर ऑव लॉ। ठीक है, कॉन्सेटर ऑव लॉ नाम की पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है ना, तो द कॉन्सेटर ऑफ लॉ नाम की पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, ये ए आंसर सही हो जाएगा, हार्ट है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि जो लेखकों के नाम और पुस्तकों के नाम आते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि इनको आपको याद करना होता है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। अगला है निम्नांकित में कौन विधि के नियमों को व्यवस्थित रूप में मानता है। ठीक है ना, विधि के नियमों को जो है एक व्यवस्था के रूप में मानता है। ऐसा कौन है जो विधि के नियमों को व्यवस्था के रूप में मानता है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा एलन। क्या कहते हैं कि एलन कहते हैं कि विधि जो है वो एक प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है ना, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 21 की तरफ। निम्नांकित में से कौन न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का संपर्क नहीं है। ठीक है, तो कौन इसके लिए संपर्क जो है घोषणात्मक सिद्धांत का संपर्क नहीं है। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, कोक ने ये कहा है। ठीक है ना, किसने ये कहा है, तो क्वेश्चन है 22। अवध
अनुबंधता के कारण दिया गया निर्णय क्या होगा? अनुबंधता के कारण दिया गया निर्णय क्या होगा? बी सही हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं है। अनुबंधता के कारण दिया गया निर्णय क्या होगा? बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने परिभाषित किया है कि अधिकार विधि के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त संरक्षित हित है? ठीक है ना, तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। साइमन ने ये कहा है। ठीक है ना, किसने कहा है? साइमन ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह किसने लिखा है कि एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित कर सकता है वह कौन सा अधिकार है जो हर व्यक्ति धारित कर सकता है? कर्तव्य का अधिकार है। ठीक है ना, तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। ये किसने कहा है कि एकमात्र अधिकार जो कोई भी व्यक्ति धारित कर सकता है? ठीक है ना, कर्तव्य का अधिकार, यानी कि कर्तव्य का अधिकार ऐसा है जो कोई भी धारित कर सकता है, धारण कर सकता है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिगी ने, यानी कि ड्विगिट ने इसको कहा है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नांकित में से किसको विधि व्यक्ति नहीं कहा जा सकता? यानी कि विधिक व्यक्ति कौन नहीं है इसमें से? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। एक मृत व्यक्ति क्या है? विधिक व्यक्ति नहीं होगा। मरे हुए व्यक्ति जो है वो विधिक व्यक्ति नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लंघनीय अधिकार से तात्पर्य है, यानी कि उल्लंघनीय अधिकार से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे सी आंसर हमारा हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय विधि के अनिवार्य प्रतिमान क्या होते हैं? उल्लंघनीय अधिकार के तात्पर्य है। ठीक है ना, सी आंसर हो जाएगा सही। अगला 27 है, सही उत्तर बताइए। शब्द टार्ट लिया गया है। टार्ट शब्द कहाँ से लिया गया है? तो टार्ट शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? ए आंसर सही हो जाएगा हमारा, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। टार्ट क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अपकृत्य के लिए निम्नलिखित में से प्रधान तत्व है? तो अपकृत्य के लिए जो प्रधान तत्व है वो कौन सा है? तो अपकृत्य के लिए प्रधान तत्व क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, विधिक क्षति। क्या हो जाएगा? अपकृत्य के लिए प्रधान तत्व होगा। अगला है, प्रशासनिक विधि शक्तियों तथा प्रक्रिया से संबंधित विधि है। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रशासनिक अभिकरणों के। ठीक है, प्रशासनिक अभिकरणों के लिए। अगला है, विधानमंडल प्रत्योजित विधानमंडल पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर हमारा हो जाएगा कि संसद अथवा विधानमंडल की समितियों द्वारा। विधानमंडल प्रत्योजित विधानमंडल पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। किसके द्वारा? संसद या फिर विधानमंडल की समितियों द्वारा रखता है। अगला क्वेश्चन, एक लोक निगम है। तो लोक निगम क्या है? ए आंसर सही हो जाएगा, भारत संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थों में एक राज्य है। ठीक है, क्या है? एक राज्य है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार की जांच कौन करता है? ठीक है, पड़ताल करता है। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसमें जो भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल की जाती है उसे कौन करता है? सी आंसर हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों की। ठीक है, कौन करता है? सरकारी कर्मचारियों की पड़ताल करता है। कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं उनकी पड़ताल करता है। सी आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा, रीट निर्गमन के द्वारा। ठीक है ना, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीवानी न्यायालय एवं प्रशासनिक न्यायालय से मिलकर बनने वाली एक द्वैत जुडिकेयर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसी एक देश में विद्यमान है? वो कौन सा देश है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। वो देश क्या है? फ्रांस है। कौन सा देश है? फ्रांस है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? सी आंसर हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना रिजाइन लेटर जो है वो किसे देगा? उपाध्यक्ष को। यानी कि कौन से उपाध्यक्ष को? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जो
संविधा संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, वह हो जाती है। वो क्या हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, वो अपरिवर्तनीय संविदा होती है। ठीक है ना, वो क्या हो जाती है, अपरिवर्तनीय संविदा हो जाती है। ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना, 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है और 21A में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो शिक्षा है वो निःशुल्क दिया जाएगा। ये उनका क्या है, मूल अधिकार है। अगला है 38। यदि एक व्यक्ति संपूर्ण ऋण के उन्मोचन में अनुबंधित राशि से कम धनराशि स्वीकार कर लेता है तो इसे क्या कहा जाएगा। ठीक है ना, तो इसे परिहार कहा जाएगा। ठीक, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, एक सामाजिक करार और वैध संविदा के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला तत्व है। तो संविदा और करार के बीच जो है अंतर स्पष्ट करने वाला जो तत्व है वो क्या है, विधिक संबंध सृजित करने का आशय। ठीक है ना, यानी कि लीगल और इलीगल होने का जो यहाँ पे जो इसका भेद होता है वही क्या करेगा, एक सामाजिक करार और वैध संविदा का अंतर बताता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिनियम के अधीन कुछ व्यक्तियों का उपनिहिता के समान कर्तव्य होता है, परंतु निम्न में से किस धारा के अंतर्गत, यानी कि ये जो बताया गया है कि व्यक्तियों का उपनिहिता के समान कर्तव्य होता है, ये किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, तो सेक्शन 71 के तहत, यानी कि धारा 71 के तहत बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का वर्णन करता है। सी आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 38(1) और 38(2). ठीक है ना, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है, तो सलाहकार के रूप में बी आंसर हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए सलाहकार की राय जो है कोई जरूरी नहीं है कि उसको माना ही जाए। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं का यूरोपियन अभिसमय हस्तांतरित किया गया था। तो कब हस्तांतरित किया गया था, टाइम बताना है। यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, 4 नवंबर 1950 को क्या किया गया था, मानव अधिकार एवं मूल स्वतंत्रताओं का यूरोपियन अभिसमय हस्तांतरित किया गया था। ठीक है ना, हस्ताक्षरित किया गया था, सॉरी, हस्तांतरित मतलब किसी और के नाम पे करना, हस्ताक्षरित मतलब क्या होता है, सिग्नेचर करना। ठीक है, यानी कि लागू होना। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिकता परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो प्रावधान है वो क्या किए गए हैं, चार्टर अध्याय 13 में किए गए हैं। ठीक, डी आंसर सही। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आत्मरक्षा की संकल्पना की विवेचना करता है। ठीक है, तो सेक्शन 54 के थ्रू क्या कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो आत्मरक्षा की संकल्पना की विवेचना करता है। कौन सा सेक्शन, 54। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाद अंतरराष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है। ए आंसर सही हो जाएगा, पैक्ट हवाना क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है। पैक्ट हवाना क्या है, अंतरराष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है। अगला है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसा करार क्या कहलाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। ठीक है ना, आप अपराध खुद करें या किसी के माध्यम से करें, लेकिन यदि आपका उसमें किसी भी प्रकार से उसका ताल्लुक है तो आप अपराधी की श्रेणी में ही आएंगे, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र होगा। ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, केवल नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 19 की जो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति
की जो स्वतंत्रता दी गई है वो केवल किसके लिए दी गई है? भारतीय नागरिकों के लिए ही ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आरक्षण का अधिकार, नौकरी का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक संस्था चलाने का अधिकार। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नौकरी का अधिकार जो है ये क्या है? आपका मौलिक अधिकार नहीं है भाई, ये आपके स्वेच्छा पे है। आप नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या घर में बैठे रहना चाहते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50, निम्न में से किस आधार पर शासकीय शिक्षा संस्था में प्रवेश अस्वीकार किया जाता है? यानी कि किस आधार पे जो है किसी शासकीय शिक्षा में आपके एडमिशन को निरस्त माना जाएगा, यानी कि उसको स्वीकृति नहीं प्राप्त होगी। तो बी आंसर सही हो जाएगा। जन्म स्थान के मामले में आपका जो है एडमिशन निरस्त माना जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला है, जानने का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जानने का अधिकार, सी आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 यानी कि वाक की स्वतंत्रता, ठीक है ना, यानी कि प्रेस से रिलेटेड जो हमारा अनुच्छेद है 19, उसी में जानने का अधिकार बताया गया है, राइट टू नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसका जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर। अनुच्छेद 54 से 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति को बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपने पद को किसे त्यागपत्र देकर छोड़ सकता है? यानी कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद क्या है? खाली है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को वो अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तब। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं एवं विवादों की जांच व विनिश्चय कर सकता है। तो आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि यदि निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद या मामला होगा तो उसको कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय देखेगा। उसमें चुनाव आयोग का कोई भी लेना देना नहीं होगा। सी आंसर सही होगा। अगला है, भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास निहित होती हैं? तो वास्तविक शक्तियां जो है आपकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। भारत में कार्यकारिणी जो वास्तविक शक्तियां होती है वो मंत्रिपरिषद में होती हैं, और राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का इसका प्रधान होता है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर बना रह सकता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसकी योग्यता कितने वर्षों के लिए होती है? ठीक है, यानी वो कितने वर्षों के लिए अपने पद पर होता है? तो सी आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 65 वर्षों तक वो क्या कर सकता है? अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपने द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, कब प्रस्तुत करता है? जो प्रति वर्ष प्रस्तुत करता है। तो ये प्रस्तुत कौन करता है? बी आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है ना, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग अपने द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रति वर्ष किसके पास प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है। यहाँ पे कोई शब्द जो है वो प्रिंटिंग में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक निर्णय हेतु प्राधिकृत है। तो क्या प्राधिकृत है? सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक है, प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियंत्रण के लिए क्या जरूरी है? तो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय जरूरी है। ठीक है ना, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रत्यायोजित विधायन हेतु विभिन्न समितियां गठित होती हैं।
प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है बताना है हमें। तो प्रत्येक समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो 15 है। डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। प्रशासनिक अधिकरण में नियुक्त साधारण सदस्य सदस्य किस अधिकतम आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितने वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। 65 वर्षों तक वो क्या कर सकते हैं, बने रह सकते हैं अपने पद पर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसके विरुद्ध रीट जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट जारी नहीं किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के खिलाफ जो है रीट जारी नहीं किया जा सकता है। बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और लगता है कि मुझे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, किससे संबंधित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण डी आंसर सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इस टाइप ये टॉपिक से तो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपसे पूछे जाएंगे। अगला है, विधि के इतिहास में सबसे पुरानी रीट कौन सी है। तो विधि के इतिहास में जो सबसे पुरानी रीट है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ए आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है 1955 में किया गया था। और 1955 में और क्या हुआ था, तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम भी आया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रीट के विरुद्ध जो है प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 66 का क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के विरुद्ध जो है प्रांग न्याय सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करार के लिए निम्न में से कौन सा तत्व तो आवश्यक नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या आवश्यक नहीं है। डी आंसर हो जाएगा, लोक नीति आवश्यक नहीं है। अगला है, सम्मति निम्न में से भारतीय अधिनियम की किस धारा में परिभाषित की गई है। सम्मति निम्न में से भारतीय अधिनियम की किस धारा में परिभाषित की गई है। तो 68 का सी आंसर सही हो जाएगा, धारा 13 में इसे बताया गया है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपट के तहत की गई संविदा होगी। कपट के तहत जो संविदा होती है वो क्या होगी, 69 का सी सही हो जाएगा, शून्य होगा। यानी कि यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या सहमति से नहीं किया जा रहा है, या कपट के द्वारा किया जा रहा है, या झूठ बोल के किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का शून्यकरण माना जाएगा, बिल्कुल शून्य होगा। सी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला है, असम्यक प्रभाव निम्न में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। असम्यक प्रभाव जो है किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 16 में जो है असम्यक प्रभाव को परिभाषित किया गया है। अगला है, किसी व्यक्ति को निम्न मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को यानी कि व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया कि संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन संविधान संशोधन द्वारा नहीं किया जा सकता। तो 72 का बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। 72 का क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, किसी वाद में यह निर्णय नहीं दिया जाएगा कि संविधान के मौलिक जो अधिकार हैं उसमें क्या किया जाए, संशोधन किया जाए। यानी कि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता मूल अधिकारों में। ठीक, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संसद के विश्रांति काल में यानी कि जो
शून्यकाल होता है उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, संसद द्वारा विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो शक्तियां प्राप्त हैं वो किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है किसमें निहित होती है। तो संघ अगर बात अनुच्छेद 53 की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, अनुच्छेद 53 की, तो कार्यपालिका की शक्तियां निहित होंगी किसमें होंगी, तो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन यदि आपसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो वहां पे आंसर सही हो जाएगा मंत्रिपरिषद में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद में होती हैं। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में होती हैं। जबकि अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक है और प्रथम नागरिक होने की वजह से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन यानी कि उसको छोटा करने का, बदल देने का शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है ना, किसके थ्रू जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी बंदी के जो उसको सजा मिली है उसके सजा को छोटा कर सकता है, कम कर सकता है या फिर माफ कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 के द्वारा ये शक्तियां जो है राष्ट्रपति को दी गई है। तो आज हम लोग ये पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज देखें और इसमें से कितने लोगों का जो है क्वेश्चन मैक्सिमम सही हुआ और कितने लोगों ने ये देखा कि वो अधिकतम क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। यदि इसमें से आप लोग 30 क्वेश्चन का भी सही आंसर देते हैं तो मान के चलिए कि आप क्या हैं, पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ये मान के चलिए कि आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं कि आप डीडीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ आसान क्वेश्चंस को सम्मिलित किया था और कुछ जो थे वो क्या थे, थोड़े टफ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको देना थोड़ा सा टफ था। तो पेपर भी आपका सेम इसी पैटर्न का होता है जिसमें कुछ आंसर ऐसे होते हैं कि आप हवा में ऐसे ही सीधे बता सकते हो, जिसको आप आम तरीके से जानते हो। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन आपका होता है वो थोड़ा सा उससे क्या होगा, टफ होगा। और जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी टफ होता है, शायद आपको नहीं भी पता होता है, उसको जानने के लिए आपको हार्ड स्टडी करनी ज़रूरी होती है। तो आज का सेशन ओवरऑल आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करके कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।